अभी ये थोड़ा सा वीडियो को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करना। अभी लगातार वीडियो आएगी। अगले अपन स्टार्ट कर देंगे अभी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला, तो वो भी और भी इंटरेस्टेड है। ये थोड़ा सा बढ़िया है, पर थोड़ा इसकी कहानियाँ अगर तुम याद रखोगे तो देन तुम्हारे लिए चैप्टर अच्छा रहेगा। अदरवाइज ये बायो की तरह ही चैप्टर है, ठीक है ना, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, फिर भी मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लो भी इसके लिए, ठीक है। अभी बात करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री की। ग्रीन केमिस्ट्री, अब ग्रीन वर्ड जब भी आ जाता है ना, तो इसका मतलब होता है वो ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करेगा। ग्रीन, जैसे ग्रीन फ्यूल आया था, वो कम पोल्यूटेंट होता है ना, नॉर्मल फ्यूल से कम पोल्यूटेंट होता है। अब यहाँ पर अपन पढ़ने वाले ऐसी केमिस्ट्री जो क्या है, ग्रीन है, अच्छी है ना। तो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं ए न्यू रूट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ऐसा रास्ता जहाँ पर क्या हो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन दी जाए, किससे, पोल्यूशन होने से, मतलब उसमें पोल्यूशन ना हो इस चीज़ से, ठीक है। तो ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं एक ऐसा रास्ता, क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है ना, जिससे क्या हो, इन्वायरमेंट पोल्यूशन ना हो, इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट ना हो। समझ रहे मेरी बात को। तो अपन यहाँ पर ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखने वाले हैं। तो मैंने पूरी तुम्हें सारांश बता दिया। ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री रहने वाली है जहाँ पर अपन ऐसे ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे जो कम इन्वायरमेंट को क्या करें, बहुत कम पोल्यूटेड करें, मतलब बहुत ही कम पोल्यूशन करें, इन्वायरमेंट में बहुत कम पोल्यूशन फैलाए। समझ रहे मेरी बात को। तो ग्रीन केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए अपन ने बहुत सारी चीज़ों को, इन्वायरमेंट को निपटा दिया, पूरी चीज़ों को। तो ग्रीन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने ज़िंदगी में। अपने, तुम्हें पता है ना कि अपन इन्वायरमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी अपन जिस अर्थ पे रह रहे हैं ना, वो आने वाले टाइम में शायद ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये ख़त्म होगी तो अगर इसमें इंसानों का ख़त्म होने में इंसानों का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इंसानों के दिमाग ने ऐसी ऐसी चीज़ें डेवलप की है जिससे इन्वायरमेंट की पूरी वोट लगा दी है ना, पूरी वाट लगा रखी है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना ऐसे रास्ते अपनाए जाएं जो इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखें, इन्वायरमेंट को भी कम पोल्यूशन दें, इन्वायरमेंट को भी अच्छे से सही रखें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया जो वास्तव में ऐसे प्रोडक्ट देती है, जो ऐसे रास्ते देती है जहाँ पर जिस रास्ते से अपन चलेंगे तो वहाँ पर रास्ते पे पोल्यूशन कम होगा, इन्वायरमेंट को कम नुकसान होगा। समझ रहे मेरी बात को। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है? तो ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसा रास्ता है सोचने का, एक ऐसा सोचने का रास्ता है, वे ऑफ थिंकिंग है, जिसमें यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, जिसमें अपन ने जो यहाँ पर दिमाग का यूज़ किया है, यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब जो उपस्थित यहाँ पर जो नॉलेज है उसी का यूज़ किया है। प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री का यूज़ किया है ना, साइंस का यूज़ किया है टू रिड्यूस द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ ऑन इन्वायरमेंट। किस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए? हानिकारक इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट है ना, एडवर्स इम्पैक्ट जो भी है, एडवर्स इफेक्ट बोलो, इम्पैक्ट बोलो ऑन इन्वायरमेंट। तो अपन ने ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर, एक ग्रीन केमिस्ट्री अपन को एक ऐसा रास्ता देती है जिसमें अपन ने एग्जिस्टिंग नॉलेज के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री के हिसाब से और साइंस का यूज़ करते हुए अपन ने एडवर्स इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट को रिड्यूस करना है, ठीक है ना। तो ग्रीन केमिस्ट्री इज ए वे ऑफ थिंकिंग एंड इज अबाउट यूटिलाइजेशन द existing knowledge and principle of chemistry and other science to reduce the adverse impact on the environment, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री इज ए प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो, ग्रीन केमिस्ट्री होती है वो ऐसी प्रोडक्शन प्रोसेस को बनाएगी जिससे क्या होगा, मिनिमम पोल्यूशन होगा। ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसा रास्ता देगी, ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट्स करने के लिए रास्ता देगी, प्रोसेस बताएगी जिससे मिनिमम पोल्यूशन होगा, ठीक है ना। डिटीरियोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट होगा, मतलब इन्वायरमेंट को बहुत ही कम नुकसान होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ग्रीन केमिस्ट्री इज ए प्रोडक्शन प्रोसेस दैट वुड बी ब्रिंग अबाउट मिनिमम पोल्यूशन और डिटीरियोरेशन टू इन्वायरमेंट, ठीक है। द बाई प्रोडक्ट जनरेट ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब मान के चलो बहुत सारी रिएक्शंस केमिस्ट्री के अंदर चलती है, उसमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? बाई प्रोडक्ट बनते हैं,
ठीक है। अब जैसे मान के चलो मैं बात बताता हूँ तुमको। जैसे कि अपन गैस पे चूल्हा जलाते हैं, है ना, जब चूल्हे पे अपन गैस जलाते हैं, मान के चलो, है ना, तो अपन गैस जलाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये गैस जलती है और क्या जलती है, CO2 प्लस है, H2 निकलती है ना, इसके साथ साथ हीट निकलती है। अपन वास्तव में किसका यूज़ करते हैं, हीट का ही तो यूज़ करते हैं ना, अरे हाँ है ना, हीट का यूज़ करते हैं रोटियां बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए, इसका यूज़ करते हैं। ये तो CO2 और H2 तो बाई प्रोडक्ट की तरह काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाटर इसमें क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये CO2 इन्वायरमेंट को पोल्यूशन कर रहा है नहीं कर रहा, हाँ कर रहा है। तो जो बाई प्रोडक्ट होता है नॉर्मली किसी भी प्रोसेस के अंदर निकलने वाला बाई प्रोडक्ट होता है, उसको निपटाना बहुत जरूरी है। द बाई प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग ए प्रोसेस, जैसे अभी मैंने बताया एक एग्जाम्पल से, इफ नॉट यूज्ड गेनफुली, मतलब उसका अपन यूज नहीं करते हैं, है ना, CO2 का यूज थोड़ी करते हैं, ठीक है ना। इफ नॉट यूज गेनफुली, अगर उसका यूज नहीं करेंगे, बाई प्रोडक्ट का अपन यूज नहीं करेंगे, एड टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर चले जाएंगे और वो क्या करेंगे, इसको पॉल्यूशन देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर मीथेन के जलने से बनने वाली CO2 का अपन यूज नहीं करेंगे, तो उस CO2 को अगर अपन इकट्ठा नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तो वो इन्वायरमेंट में चले जाएंगे और क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करेंगे। ये किसी भी रिएक्शन के अंदर होता है, कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर चलती है, उसके अंदर अगर बाई प्रोडक्ट बनता है, अगर उसमें बनने वाले बाई प्रोडक्ट का अपन ऐसे ही बाहर निकाल देंगे, फेंक देंगे बाहर की साइड, तो वास्तव में वो इन्वायरमेंट में जाएगा और इन्वायरमेंट में जाएगा तो क्या करेगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन करेगा। पी ब्लॉक में अपने बहुत सारी इंडस्ट्री बनाई थी, मैंने बोला था ना, CO2 बनाने के लिए कोई इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है ना। क्या करो, कैल्शियम कार्बोनेट को ही गर्म कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2 बन गया नहीं। तो ये तो CO2 बाई प्रोडक्ट होता है ना। अपन ने तो ये क्विकलाइम बनाना था, अरे हाँ है ना, लाइमस्टोन से क्या बनाना था, क्विकलाइम बनाना था। तो यहाँ पर क्विकलाइम तो मेन प्रोडक्ट है और CO2 क्या होता है, बाई प्रोडक्ट है। CO2 वहाँ से इकट्ठा कर लिया जाता है, सिलेंडरों में भर लिया जाता है और आग बुझाने के लिए काम आता है। तो अगर अपन ने बाई प्रोडक्ट को अच्छे से नहीं खत्म करा या अच्छे से इसका यूज नहीं करा, इफ नॉट यूज्ड, है ना, तो ये वास्तव में इन्वायरमेंट में जाएंगे और इसको पोल्यूशन देंगे, ठीक है ना। सच प्रोसेस आर नॉट ओनली इन्वायरमेंटल अनफ्रेंडली बट आल्सो इज ए कॉस्ट इन इफेक्टिव। तुम्हें पता है ना कि ये बाई प्रोडक्ट बनता है, अगर बाई प्रोडक्ट का अपन यूज नहीं करेंगे तो वास्तव में वो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन कर रहा है। तो ये क्या रहेगा, इन्वायरमेंटल अनफ्रेंडली रिएक्शन रहने वाली है, ये प्रोसेस क्या रहने वाली है, इन्वायरमेंटल अनफ्रेंडली रहने वाली है। इसके साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट होगा, अगर अपन उसका यूज कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी इंडस्ट्री में काम आएगा, दूसरी इंडस्ट्री में काम आएगा, तो पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे। अगर इसका अपन यूज नहीं करते हैं, इफ नॉट यूज, देन क्या होगा, कॉस्ट इनइफेक्टिव, मतलब कॉस्ट लगेगी ना, वो क्या होगी, उतना उसका यूज नहीं कर पाएंगे अपन। समझ रहे मेरी बात को, जो कॉस्ट लगी है उसका अपन यूज नहीं कर पाएंगे, आउटपुट उतनी नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द वेस्ट जनरेशन एंड इट डिस्पोजल बोथ आर इज ए इकोनॉमिकली अनसाउंड। देखो, जब भी कोई वेस्ट बनता है, मैं कह रहा हूँ द वेस्ट जनरेशन मतलब वेस्ट का बनना, एंड इस डिस्पोजल मतलब उसको खत्म करना, डिस्पोजल मतलब खत्म करना, बोथ आर इकोनॉमिकली अनसाउंड, मतलब इकोनॉमिकली अनसाउंड मतलब दोनों में ही पैसा लगता है। इकोनॉमिकली मतलब अनसाउंड मतलब अनहेल्थी, मतलब इस तरीके से समझो कि देखो, वेस्ट जनरेशन, अब मान के चलो वेस्ट जनरेशन कब होगा, मान के चलो कोई इंडस्ट्री है, ठीक है ना, इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, बहुत सारे वेस्ट बनते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री चलाने के लिए पैसा लगते हैं नहीं लगते, इंडस्ट्री के अंदर जो मशीन होती है उसको चलाने के लिए भी पैसा लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वेस्ट जनरेशन होगा। तो वहाँ पर वेस्ट क्या होता है, जनरेट हो रहा है, वेस्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। पहले तो कंपनियों ने क्या किया, वेस्ट को जनरेट किया। वेस्ट जनरेट करने के लिए क्यों होता है वेस्ट जनरेट, तो कोई मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए जो साइड प्रोडक्ट बनता है उसे तो वेस्ट बोला जाता है ना, भी साइड प्रोडक्ट जो बना है उसको वेस्ट बोला जाता है। तो मेन प्रोडक्ट के साथ साथ जो साइड प्रोडक्ट बनता है उसको वेस्ट बोला जाता है। अब मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए तुम्हें पैसा खर्च करना पड़ेगा, और पैसा खर्च करना पड़ेगा तो वो पैसा अपन मान सकते हैं कि वेस्ट को भी जनरेट करने के लिए खर्च कर रहे हैं। अच्छा, वेस्ट को जनरेट करने के लिए पैसा खर्च कर रहा है इंसान। फिर तुम्हें पता है, अगर वेस्ट अगर सीधा ही इन्वायरमेंट में छोड़ दिया तो गवर्नमेंट अपन को खा जाएगी, है ना, गवर्नमेंट अपन को मारने पे आ जाएगी। मान के तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम वेस्ट को ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसको ट्रीट करना पड़ेगा तुमको, फिर तुम इन्वायरमेंट में छोड़ सकते हो, अदरवाइज गवर्नमेंट तुमको कंपनी पे लॉक लगा देगी तुम्हारे, ठीक है ना। तो पहले तो तुमने वेस्ट बनाया, वेस्ट बनाने में खर्चा लगा, उसके बाद में तुम्हें वेस्ट को खत्म करने में पैसा लगेगा। समझ रहे हैं बात को। तो इकोनॉमिकली क्या होते हैं, अनसाउंड रहने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज
बेस, यूटिलाइजिंग मतलब यूटिलाइज करना है एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस, है ना। रिड्यूस द केमिकल हैजार्ड अलोन विद द डेवलपमेंट एक्टिविटी, है ना। फाउंडेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अब बताऊँ ग्रीन केमिस्ट्री का आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन मतलब जमीनी, उसकी नींव क्या है। ग्रीन केमिस्ट्री अपन जो पढ़ते हैं, जो ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो किस पे बेस्ड है, तो याद रखना। तो फाउंडेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री क्या है मैं बता रहा हूँ तुमको। फाउंडेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री क्या है सुनना। यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब अपन को क्या करना है, जो अपने पास ज्ञान है, ज्ञान का जो भंडार है, जो किताबें हैं, उसका यूटिलाइजेशन करना है। किसके लिए, फॉर रिड्यूसिंग द केमिकल हैजार्ड अलोन, केमिकल से होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए, केमिकल हैजार्ड को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, विद द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज मतलब किसके साथ, डेवलपमेंट एक्टिविटीज मतलब अपने आप को डेवलप करने के एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपन को क्या करना है, केमिकली हैजार्ड को रिड्यूस करना है, एग्जिस्टिंग अलोंग विद बेस यूटिलाइजेशन, ठीक है ना। यही इसका आधार है, यही इसका फाउंडेशन है ग्रीन केमिस्ट्री का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री इज ए नट सेल। अगर ग्रीन केमिस्ट्री को मैं अगर संक्षिप्त में बात करूं, बहुत ही नट सेल पे बात करूं, है ना, नट सेल मतलब बहुत ही छोटे स्तर पे बात करूं या बहुत ही शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, ग्रीन केमिस्ट्री इन ए नट सेल इज कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच, इज ए कॉस्ट इफेक्टिव। अगर मैं ग्रीन केमिस्ट्री को और अच्छे से ढंग से समझाना चाहूँ, एक छोटे से वर्ड में स्थापित करना चाहूँ, अगर इस छोटे से वर्ड में इसको समझाना चाहूँ तो इसको मैं समझाऊंगा इज ए कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच। ये कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच मतलब ऐसा अप्रोच है जिसमें पैसा लगेगा, कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है। विच इन्वॉल्व रिड्यूसिंग इन मटेरियल्स, जो वास्तव में इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है कि रिडक्शन इन मटेरियल, एनर्जी कंजप्शंस एंड वेस्ट जनरेशन। तो वास्तव में ग्रीन केमिस्ट्री को अगर मैं छोटे स्तर पे या फिर नट सेल पे समझाऊं, मतलब बहुत ही कम स्तर पे समझाऊं, एक छोटे से वर्ड में समझाने की कोशिश करूं, तो इसका मतलब ये है कि वास्तव में ये कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है, मतलब इसमें पैसा लगेगा पहली बात तो, ठीक है ना। अच्छा, पैसा लगा के अपन को क्या क्या करना है, रिडक्शन करना है किसमें, मटेरियल, ठीक है ना, और मटेरियल में, ठीक है ना। दूसरा एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी मतलब ऐसी प्रोसेस है ग्रीन केमिस्ट्री में जिसमें एनर्जी कम लगे, एनर्जी कम लगेगा तो कोयला कम जलाना पड़ेगा ना, कार्बन कम जलाना पड़ेगा और इन्वायरमेंट पोल्यूशन उतना ही कम होगा, है ना। और ऐसा जिसमें वाटर वेस्ट जनरेशन भी क्या हो, कम हो, मतलब वेस्ट होगा जो प्रोड्यूस भी कम हो। तो ग्रीन केमिस्ट्री किस चीज़ को कम करती है, वेस्ट जनरेशन को कम करती है, एनर्जी कंजप्शन को कम करती है, रिड्यूस करती है, और मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी कम करने के लिए यूजफुल है। तो ग्रीन केमिस्ट्री का एक ही मकसद है वास्तव में, क्या करना, किस को कम करना, एनर्जी कंजप्शन को कम करना और वेस्ट जनरेशन को कम करना। ये ग्रीन केमिस्ट्री का टारगेट है। इट इज़ वेल नोन दैट द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ए हैजार्ड, देखो इट इज़ वेल नोन दैट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जो अच्छे से अपन जानते हैं, जैसे कि बेंजीन, सच एज ए बेंजीन, टोल्यूइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 आर हाईली टॉक्सिक। ये याद रखना है, सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कौन कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐसे हैं जिनको अपन जानते हैं और वो हाईली टॉक्सिक है, बेंजीन, टोल्यूइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। अरे हाँ या ना, ठीक है। इट मे बी worthwhile the carrying out synthetic reactions in aqueous medium since water has a highly specific heat and low volatility। ये पहली वाली पॉइंट याद रखो तुम, ये पॉइंट याद रखो पहले तो। इट इज वेल नोन दैट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ए बेंजीन, टोल्यूइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 बच्चों, CCl4 ये सारे क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, हाईली टॉक्सिक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो तुम्हें पता है कि ज़्यादातर रिएक्शन किस में चलती है, वाटर के अंदर चलती है। क्यों, क्योंकि वाटर की क्या होती है, हाई स्पेसिफिक हीट होती है, हाई स्पेसिफिक हीट होती है। दूसरा क्या होता है, लो वोलेटिलिटी, मतलब पानी जल्दी से वेपर फॉर्म में नहीं आएगा, तो लो वोलेटिलिटी और हाई स्पेसिफिक हीट। इसकी वजह से क्या होता है, इट मे बी वर्थ वाइल टू कैरिंग आउट सिंथेटिक रिएक्शन
इन एक्वस मीडियम। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जितनी भी सिंथेटिक रिएक्शंस होती है, सिंथेटिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जहाँ पर सिंथेसिस हो किसी चीज़ का, और सिंथेटिक रिएक्शन का डेल्टा एस क्या होता है, ज़्यादातर नेगेटिव होता है। सिंथेटिक रिएक्शन मैंने बोला था डेल्टा एस नेगेटिव होता है। तो हीट बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी, तो हीट को बाहर निकलेगी तो तुम्हें पता है ना, हीट को ठंडा करने के लिए क्या होता है, इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वाटर का यूज़ करेंगे एज ए सोलवेंट, एज ए सोलवेंट। तो इट मे बी वर्थ वाइल, ये बहुत ही फायदेमंद बात है, कैरी आउट सिंथेटिक रिएक्शन इन, मतलब जितनी भी सिंथेटिक रिएक्शन है वो किसके अंदर करानी चाहिए, एक्वस मीडियम, है ना, एक्वस मीडियम में करानी चाहिए वाटर के साथ। क्योंकि इसके लिए क्या होता है, इसकी हाई तो लो तो क्या होती है, लो वोलेटिलिटी होती है और हाई स्पेसिफिक हीट होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यही रीज़न है कि अपन क्या करते हैं, ज़्यादातर वाटर को ही क्या करते हैं, एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। वाटर इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है ना, नॉन इन्फ्लेमेबल और डिवोइड टू एनी कार्सिनोजन इफेक्ट। वाटर क्या करता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब वाटर को आसानी से क्या बनाया जा सकता है, वाटर तुम्हें पता है आसानी से मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है, ठीक है ना। और दूसरी बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, मतलब ये तुम्हें पता है वाटर ज्वलनशील नहीं होता, तो ये जलेगा नहीं, ठीक है ना। और ये कार्सिनोजन को कम करता है, कार्सिनोजनिक इफेक्ट होता है उसको भी कम कर देता है। पानी क्या करता है, कार्सिनोजनिक फैक्टर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर ही, और उससे क्या होगा, कार्सिनोजनिक इफेक्ट कम हो जाता है। इसीलिए वाटर को एक अच्छा माना जाता है कि ये क्या होता है, आसानी से वेस्ट को निकल सकता है, आसानी से वेस्ट को निकल सकता है। और यही रीज़न है कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्री होती है ना, वो वेस्ट को कहाँ डालती है, वाटर के अंदर डालती है, ठीक है ना। तो वाटर के अंदर वेस्ट को डालने का रीज़न समझ में आया ना, कि इसका एक तो होता है हाई स्पेसिफिक हीट होती है और लो वोलेटिलिटी होती है, ठीक है। और ये नॉन इन्फ्लेमेबल होता है ना, डिवोइड टू हाई कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। ये क्या करता है, डिवोइड कर देता है, मतलब कार्सिनोजेनिक इफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है ना। तो यही रीज़न है कि ये 2-4 रीज़न है जिसकी वजह से वाटर को यूज़ किया जाता है, किसके लिए, वेस्ट को डालने के लिए, ठीक है। ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरा पैराग्राफ जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें बस थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी है, आगे वाली चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लेना है। देखो, अब बात करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ, मतलब अपने दैनिक जीवन में, अपने लाइफ के अंदर ग्रीन केमिस्ट्री कैसी यूजफुल होगी। तो ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ। अब देखो, क्लोथ को अगर तुम्हें साफ करना है तो उसके लिए 2 क्लीनिंग होती है, एक होता है ड्राई क्लीनिंग, एक होता है वेट क्लीनिंग। वेट क्लीनिंग में क्या होता है, डिटर्जेंट डालते हैं पानी के अंदर, समझे बात क्या, और उसके अंदर मिसेल बना के अपन वेट करके उसको गीला करके क्या कर लेते हैं, अच्छे से उसको सुखा लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक ड्राई क्लीनिंग होती है, जिसमें क्या होता है, ड्राई क्लीनिंग अपन कहते हैं ना, ड्राई क्लीन करा दे रहा हूँ, ड्राई क्लीन, है ना। ड्राई क्लीन क्या होता है, ड्राई क्लीन में क्या होता है कि पानी, कपड़े को गीला नहीं किया जाता, उसको सूखे में ही सुखा दिया जाता है। कैसे सुखा दिया जाता है, तो देखना, ड्राई क्लीनिंग करनी है तुमको, ड्राई क्लीनिंग करनी है तो ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स को करने के लिए देखना क्या यूज़ करा जाता था पहले, तो टेट्रा क्लोरो इथेन। इथेन मतलब C+O, Cl और Cl। ये बहुत ही शुरुआत में अर्लियर इसका यूज़ किया जाता था सोलवेंट, एज ए सोलवेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। मान के चलो, ये देखो ऐसे यूज़ करते थे इसको, जैसे इसका क्या होता था, जैसे कि इसमें टेट्राक्लोरो इथेन डाल दिया, टेट्राक्लोरो इथेन डाल के इसमें कपड़े में इसको भिगो दिया, ठीक है ना। कपड़े इसके अंदर डाला और डिटर्जेंट डाल दिया, इसके अंदर क्या डाल दिया, देखो इसमें क्या डाल दिया अपने, टेट्राक्लोरो इथेन डाल दिया, टेट्राक्लोरो इथेन अपन ने इसमें क्या डाल दिया, टेट्राक्लोरो इथेन डाल दिया, ठीक है। ये टेट्राक्लोरोथेन, इसमें अपन ने क्या कर डाल दिया, कपड़ा डाल दिया, कपड़ा डालने के बाद इसमें डिटर्जेंट डाल दिया, डिटर्जेंट डाल के इसको अच्छे से धो लिया अंदर। फिर उसको बाहर निकालेंगे ना, तो बाहर निकालते ये टेट्राक्लोरो इथेन होता है, वो सारा कपड़ों से आसानी से निकल जाता है, और ये पूरा कपड़ा जो होता है वो ड्राई होकर निकलता है बाहर के साथ, गीला नहीं होता। ये टेट्राक्लोरो इथेन होता है, एक ऐसा सॉल्वेंट होता है जो कपड़े को गीला नहीं करेगा, और गीला नहीं करेगा तो इसके अंदर पर ये मिसेल बना के क्या करेगा, इसको आसानी से क्या निकाल देगा, कपड़े से जो मेल होता है वो आसानी से निकाल देगा, है ना।
मेल है वो आसानी से निकाल देगा। तो ये होता है ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग, अच्छा ऐसे ही अपन देखो सेम मिसेल बनाते हैं वाटर के अंदर। वाटर के अंदर जब पानी का कपड़ा डाला जाता है तो वाटर उसको गीला कर देता है। वाटर उसको क्या कर देता है, कपड़े को गीला कर देता है। पर वाटर एक सोलवेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, वाटर एक सोलवेंट की तरह काम करता है। इस वाटर को निकाल के अपन ने सोलवेंट किसका यूज कर लिया ड्राई क्लीनिंग में, टेट्रा क्लोरोइथेन का यूज करा। टेट्रा क्लोरोइथेन का यूज ड्राई क्लीनिंग में किया जाता था अर्लियर। देखो टेट्राक्लोरोइथेन वाज अर्लियर यूज एज ए सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, पर आजकल इसका यूज नहीं करते हैं। क्योंकि 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 देखो पहले क्या होते थे, धोबी करते थे इसका यूज, है ना। उससे क्या होता था, जब ये टेट्राक्लोरोइथेन जब ये गंदा हो जाता है, इसके अंदर बहुत सारा मिसेल बन जाते थे, तो ये गंदा हो जाता था। तो फिर ये क्या करते थे, मिट्टी के अंदर डाल देते थे इसको, और मिट्टी के अंदर डाल देते थे तो मिट्टी के अंदर ये नीचे ज़मीन के अंदर चला जाता था। तो ज़मीन के अंदर चला जाएगा तो ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको क्या कर देता था, ये पोल्यूटेड कर देता था, ठीक है ना। तो टेट्राक्लोरोइथेन was earlier used as a solvent for dry cleaning. The compound contaminate the groundwater and it also is a suspected carcinogen. ये वाटर को क्या कर देते थे, कंटामिनेट कर देते थे, और वास्तव में ये कार्सिनोजन थे। सस्पेक्टेड कार्सिनोजन मतलब ऐसा माना जाता था कि अगर ये जाएंगे तो ये पानी अपन पी लेंगे, ये डिटर्जेंट वाला पानी पी लेंगे, ये टेट्रा क्लोरोइथेन वाला अगर पानी ग्राउंड से ज़मीन से निकाल के अपन ने पी लिया तो अपन को कैंसर हो सकता है, ठीक है। ये सस्पेक्टेड था। सस्पेक्टेड मतलब समझ रहे हो ना, कन्फर्म नहीं था। सस्पेक्टेड मतलब जानते हो ना, जैसे अपन कोई पुलिस होता है, पुलिस और चोर में, अब पुलिस को जब कोई मर्डर करता है तो कई सस्पेक्ट होते हैं उसके, कई सस्पेक्ट मतलब बहुत सारे पर शक होता है मतलब ये कि हाँ ये कर सकता है मर्डर, ये होता है, वो सस्पेक्टेड होता है ना। सस्पेक्टेड मतलब जो उसको जिस पे अपन को शक होता है। पर एक होता है कन्फर्म। कन्फर्म मतलब ये देखो बहुत सारे केस ऐसे देखे गए जहाँ पर टेट्राक्लोरोइथेन डाला जाता था, वहाँ पर बहुत सारे कैंसर के केस आए। तो क्यों हुआ ऐसा, तो साइंटिस्ट ने पता किया कि हो सकता है कि टेट्राक्लोरोइथेन ग्राउंड के पानी में गया हो और वहाँ पर ये कार्सिनोजन की तरह काम कर रहा हो, है ना, उसकी वजह से कैंसर हो रहा हो सकता है मतलब ये पक्का कंफर्म नहीं है तो ये सस्पेक्टेड के अंदर रखा जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी एनसीईआरटी में लाइन लिख के घुमा दिया, आल्सो ए सस्पेक्टेड कार्सिनोजन है, कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर टेट्राक्लोरोइथेन एक सस्पेक्टेड कार्सिनोजन है। The process using this compound is now begin to replace by process where the liquid, अच्छा देखो हो गया क्या, अब क्या हुआ कि आजकल, पहले तो ये यूज़ करते थे, अब इनको यूज़ करना बंद कर दिया क्योंकि ये सस्पेक्टेड कार्सिनोजन की कैटेगरी में आ गए थे। अब ये ड्राई क्लीनिंग तो अभी भी होती है, पर आजकल जो ड्राई क्लीनिंग होती है द प्रोसेस यूजिंग दिस कंपाउंड इज नाउ बिगिन रिप्लेस्ड बाय द प्रोसेस। अब जो है वो प्रोसेस रिप्लेस कर दी गई किससे, वेयर लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो सोलवेंट का यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, लिक्विफाइड CO2 होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो अब मान के चलो ये बर्तन है, बर्तन के अंदर पहले तो डाला जाता था टेट्राक्लोरोइथेन ड्राई क्लीनिंग के लिए, आजकल क्या डाला जाता है, लिक्विड CO2 डाल दिया जाता है, और इसमें क्या डाल दिया जाएगा, डिटर्जेंट डाल दिया जाएगा और कपड़ों को धो लिया जाएगा। समझ रहे मेरी बात को, अरे हाँ या ना, हाँ। तो एक चीज़ याद रखना, वेट, देखो एक तो होता है पानी को यूज़ किया जाता है वेट ड्राई क्लीनिंग के लिए, वेट क्लीनिंग के लिए। अगर तुम्हें ड्राई क्लीनिंग करानी है मतलब एकदम सूखे कपड़े सुखाने, मतलब कपड़े गीले नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए पहले यूज़ किया जाता था टेट्राक्लोरोइथेन एज ए सोलवेंट। पानी की जगह क्या यूज़ किया जाता था, टेट्राक्लोरोइथेन की खास बात होती है कि ये क्लोथ को क्या करता है, गंदा नहीं करता, क्लोथ के साथ क्या होता है, चिपकता नहीं है, ठीक है। ऐसा ही क्या होता है, लिक्विड CO2 होती है वो भी क्लोथ के साथ नहीं चिपकती है, इसको भी एक सोलवेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर डिटर्जेंट डालना पड़ेगा, डिटर्जेंट ही तो डालना पड़ेगा, सुटेबल डिटर्जेंट इज यूज्ड विद ए सुटेबल डिटर्जेंट इज यूज। तुम्हारी मर्जी है, तुम सर्फ एक्सेल यूज़ करते हो, तुम्हारी मर्जी है जो यूज़ करते हो, पर इसमें कपड़े गीले नहीं होंगे, ठीक है ना। तो पहले किसका यूज़ करते थे इसका, अब किसका यूज़ करते हैं, लिक्विड CO2 का यूज़ करते हैं। लिक्विड CO2 के अंदर, लिक्विड CO2 किसकी तरह काम करेगा, सोलवेंट की तरह। किसकी तरह काम करेगा, सोलवेंट की तरह। अच्छा, पानी के अंदर जो कपड़े धोते हैं उसमें सोलवेंट कौन होता है, वाटर,
ठीक है ना। पर अगर लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड CO2 के अंदर धोएंगे तो उसमें कौन होगा, CO2 खुद होगा, ठीक है ना। और क्या डालना पड़ेगा, सूटेबल डिटर्जेंट तो डालना ही पड़ेगा मिसेल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन्स solvent by the liquid CO2 will be result is less harmful ground water। रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन सॉल्वेंट, अच्छा इसके बीच में ये था ना टेट्राक्लोरो इथेन, टेट्राक्लोरो इथेन के बाद में आया था CO2, सॉरी हेलोजन मतलब Cl2, Cl2 को एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज किया था। पर Cl2 को भी हटा दिया किसने, CO2 ने, लिक्विड CO2 ने, क्योंकि तुम्हें पता है CO2 का बॉन्ड ऑर्डर तो तुम्हें पता ही है, CO2 दो होते हैं ना, इसे दो इधर दो इधर तो स्टेबल होते हैं CO2, तो ये टूटेगा नहीं जल्दी से। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अरे हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट मतलब ये रहा हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट, इसकी बात कर रहा है ये, टेट्राक्लोरोइथेन, सॉरी वो Cl2 नहीं, ठीक है। हेलोजिनेटेड, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट मतलब इसके स्थान पे अपन क्या कर लिया, लिक्विड CO2 का यूज किया है। वास्तव में क्या हो, लेस हार्मफुल टू ग्राउंड वाटर के लिए क्या होता है, ये लेस हार्मफुल होता है। आजकल क्या करते हैं अपन, तुम्हें पता है ना, आजकल बिल्कुल एडवांस में ना तो इसका यूज करते हैं ना ही इसका यूज करते हैं, आजकल यूज करते हैं H2O2 का। H2O2 तुम्हें पता है ना स्टेबल नहीं होता, H2O प्लस में क्या निकालता है, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, ब्लीच कर देता है कपड़ों को पूरा ही साफ कर देता है ना। तो these days हाइड्रोजन peroxide इज यूज फॉर द purpose टू ब्लीचिंग क्लॉथ इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्ड्री के अंदर आजकल किसका यूज करते हैं, H2O2 का यूज करते हैं। और H2O2 तुम्हें पता है ना गैसीय फॉर्मेट में होता है, तो तुरंत इसको गीला भी नहीं होने देगा, तो ड्राई क्लीनिंग के लिए आजकल इसका यूज करते हैं, विच इज गिव बेटर रिजल्ट एंड मेक्स यूज टू द लेसर अमाउंट ऑफ वाटर। देखो आजकल पहले यूज करते थे टेट्राक्लोरो इथेन का, बीच में फिर किसका यूज करना स्टार्ट कर दिया, लिक्विड CO2 का ड्राई क्लीनिंग के लिए। आजकल जो यूज किया जाता है, कपड़ों को टांग दो एक खूंटी के ऊपर, है ना, एक हैंगर के ऊपर उसको लटकाने के बाद में उसके अंदर क्या होता है, H2O2 गैस डाल दो। H2O2 गैस क्या होता है, H2O प्लस में नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाएगी, नेसेंट ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन कर देगा इसके अंदर और उसको ब्लीच कर देगा। दिस डे द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ bleaching clothes in the process of laundry which given the better result, जो अच्छा रिजल्ट देगी, है ना। मेक्स टू यूज ए लेसर अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की बहुत कम अमाउंट का यूज करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो पानी के अंदर देखो H2O2 का यूज करेंगे तो कपड़े थोड़े से गीले तो होंगे, H2O2 का यूज करेंगे तो कपड़े थोड़े गीले तो होंगे, पर इतने गीले नहीं होंगे जिसमें पानी का यूज करते हुए, मतलब क्योंकि बहुत ही कम लेजर अमाउंट में क्या किया जाता है, वाटर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं ब्लीचिंग ऑफ पेपर की बात करते हैं। अब ब्लीचिंग ऑफ पेपर के लिए क्लोरीन गैस का यूज किया जाता था, ठीक है ना। अब डे लाइफ में ब्लीचिंग ऑफ पेपर को ब्लीच करने के, जिससे तुम्हें पता है ना जब पेपर नया बनता है उसका कलर बहुत ही खराब होता है, उसको ब्लीच करके क्या किया जाता है, व्हाइट कलर दिया जाता है। बिल्कुल पेपर को क्या कलर दिया जाता है, व्हाइट कलर दिया जाता है। मैंने बताया था ये पीप लोग जब पढ़ा रहे थे तभी बताया था। तो ब्लीचिंग ऑफ ClO2 का यूज किया था, तुम्हें पता है ना ClO2 का ब्लीचिंग ऑफ पेपर में। तो देखो ब्लीचिंग ऑफ पेपर में देखो क्लोरीन गैस वाज यूज अर्लियर फॉर द ब्लीचिंग पेपर के लिए सबसे पहले किसका यूज किया जाता था, क्लोरीन गैस का यूज किया जाता था। दीज डे द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए सुटेबल कैटलिस्ट विच इज प्रमोट्स द ब्लीचिंग एक्शंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज। आजकल किसका यूज करते हैं, H2O2 का यूज करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, सुटेबल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है, ये बात याद रख लेना। तो पहले किसका यूज करते थे, ब्लीचिंग ऑफ पेपर में Cl2 गैस के लिए, और आज के लिए किसका यूज करते हैं, H2O2 का। सिंथेसिस ऑफ केमिकल को सिंथेसिस करने के लिए इथेनल क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये होता है इथेनल को अगर तुम्हें 90% बनाना है किससे, इथेन से, तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, देखना इथेनल इज नाउ कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय वन स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन। केवल एक ही स्टेप से बनाया जा सकता है, कि देखो केवल एक ही स्टेप से बनाना स्टार्ट कर दिया, वो भी किस लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे 99% प्योर तक। तो इथेनल इज नाउ कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय द वन स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन इन द प्रेजेंस ऑफ आयनिक कैटलिस्ट इन एक्वस मीडियम विद द
विद ए यील्ड ऑफ 90%, 90% तक इसका अमाउंट बनने वाली है, ठीक है ना। तो ये आता है सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स। एंड लास्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर तुम्हें पता है कौन मिलता है, ओजोन मिलता है। ओजोन इज प्रेजेंट, है ना, जो वास्तव में एक्सटेंड करती है फ्रॉम 10 to 15 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। तो सी लेवल जो समुद्र का लेवल होता है उससे 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में कौन होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या होती है, ओजोन होती है। ओजोन अल्ट्रावायलेट रेस को आने से रोकती है। अल्ट्रावायलेट बी जो आंखों के लिए क्या होता है, कैंसर पैदा कर सकता है, ठीक है। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा देखते हैं, नीचे वाला देखते हैं। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट स्ट्रेटोस्फेयर के लिए। अच्छा, द लोवेस्ट रीजन ऑफ एटमोस्फेयर इन विच द ह्यूमन बीइंग along with the other organism live is called ट्रोपोस्फेयर। सबसे नीचे वाला जो स्तर है एटमोस्फेयर का, सबसे नीचे वाला स्तर है वो होता है ट्रोपोस्फेयर, जहां अपन रहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर ऊंचा होता है। स्ट्रेटोस्फेयर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में चलता है, ठीक है ना। और सी लेवल से 10 किलोमीटर तक यहाँ पर होता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर में इंसान रहता है। इंसान के साथ साथ और भी जीव होते हैं जो रहते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म वो रहते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है द लोवेस्ट रीजन ऑफ एटमोस्फेयर इन विच ह्यूमन बीइंग along with other organism live is called ट्रोपोस्फेयर which extend up to 10 किलोमीटर। कहाँ तक होता है, 10 किलोमीटर तक होता है समुद्र लेवल से। ये तो होगी इनकी दो इंपॉर्टेंट बातें एटमोस्फेयर की। उसके बाद में देखते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी। और भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करें तो 2 अक्टूबर 1984, ठीक है, 2 अक्टूबर 1984 के अंदर रात को लगभग 12 बजे तक, है ना, क्या हुआ था, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड कंपनी है जिसमें एक टैंक था और टैंक में लीकेज होना स्टार्ट हुआ और एक गैस रिलीज हुई जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये नीट के अंदर पूछा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC कौन सा एक ऐसी गैस है जिसकी वजह से भोपाल के अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, है ना, जिसकी वजह से हजारों लोग मरे थे। मेजर गैस ट्रेजेडी, सबसे बड़ी गैस ट्रेजेडी है ये। भोपाल गैस ट्रेजेडी सबसे बड़ी गैस ट्रेजेडी है। टुक प्लेस ऑन द नाइट ऑफ 2 अक्टूबर 1984 when a dense cloud deadly methyl isocyanate gas leaked from the storage tank of यूनियन कार्बाइड लिमिटेड प्लांट इन भोपाल। तो यूनियन कार्बाइड लिमिटेड प्लांट जो भोपाल के अंदर था उसके अंदर एक टैंक था और उस टैंक में एक गैस थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। और इसी मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से इन्वायरमेंट में रिलीज हुआ गया, लीकेज होने की वजह से ये बाहर लीक हुआ। और बाहर लीक होने की वजह से ये क्या हुआ, बहुत सारे डेंस क्लाउड बने। और डेंस क्लाउड बने तो उस डेंस क्लाउड की वजह से बहुत सारे लोगों की, जो इनहेल करने की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। और ये ट्रेजेडी हुई थी 2 अक्टूबर 1984 में। और इसे भोपाल गैस ट्रेजेडी कहा जाता है। ये वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे आखिरी सबसे बड़ी गैस ट्रेजेडी है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।